पेज नंबर 98, 5.2 कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2025 के बारे में कंप्लीट हमें बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं प्रमुख सुझावों पर प्रकाश डालिए। एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे इंटरनेशनल लेवल के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मानव विकास एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा और इसका निर्माण किया। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि इसका मतलब क्या था, हमारे राष्ट्र के लिए यानी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उन सब का क्या है, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करना कि राष्ट्र स्तर पर जो भी कैरिकुलम है यानी कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिलेबस है, जो भी कैरिकुलम है, वह राष्ट्रीय स्तर पर उसका ढांचा तैयार करना चाहिए। यानी कि हर जगह एक जैसा कैरिकुलम फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हमारे एजुकेनिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, जितने भी टीचर हैं, उन सब ने मिलकर एनसीएफ को तैयार किया। और जो हमारी एमएचआरडी है उस टाइम पे जो प्रोफेसर यशपाल थे उसकी अध्यक्षता में ये एनसीएफ लागू किया गया। हमारी जो शिक्षा थी उसको नई नेशनल चुनौतियों के रूप में देखा गया और इसका निर्माण किया गया। तो ये था एनसीएफ। अब देखो भाई, गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स क्या दिए गए हैं इसके, ठीक है, क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें रियल लाइफ के साथ जोड़कर हमें पढ़ाना है, ये बात यहाँ पर कही गई। दूसरा, पढ़ाई में जो हम रट्टा मारते हैं, जो रटने वाली जो प्रणाली है उसको दूर करना है हमें, ठीक है, बच्चों को समझाना है, न कि उनसे रट्टा लगवाना है। उसके बाद है भाई आपका कैरिकुलम पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कि बच्चों को ये एक खाली बुक किस लैंग्वेज बच्चे को नहीं सिखानी, बच्चे को क्या है इसलिए भी मोटिवेट करना है कि भाई आप अपने थॉट इसके अंदर लिखो, सारी बुक किस लैंग्वेज नहीं लिखनी। यानी कि पूरा का पूरा कैरिकुलम हमारी पाठ्य वस्तु के ऊपर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, कुछ हमें अपने व्यूज भी उसके अंदर शामिल करने चाहिए। क्लासरूम्स को एक्टिविटी के साथ जोड़ा गया। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, यानी कि जो हमारे अपने राष्ट्र की जो वैल्यूज को समझे, ऐसे स्टूडेंट हमें तैयार करना है जिनके मन में ये हो कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, अपने देश से उन्हें प्यार हो। तो ये 5 बातें मुख्य एनसीएफ में दी गई। कौन सी? एक तो जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ से जोड़ना, जैसे मैं भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो आपको क्या है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी वह बात समझ में आ सके। उसके बाद रट्टा ना मारना, बच्चे को समझाना, जो रटने वाली प्रवृत्ति है उसको खत्म करना। तीसरा, जो हमारा कैरिकुलम है हमारी बुक बेस्ड ना हो, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी उसमें शामिल हो। क्लासरूम में क्या है, एक्टिविटीज के साथ जोड़ना। और फिफ्थ है हमारा विद्यार्थियों के अंदर जो अपने राष्ट्रीय मूल्य हैं उनको भरना, ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों की आस्था, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी आस्था जागृत करना। यहाँ तक समझ में आ गया आरती? यस मैम। अब देखिए भाई सजेशन क्या क्या दिए गए हैं एनसीएफ के लिए। देखो भाई, सबसे पहले तो सजेशन दिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो हमें टीचिंग जो फॉर्मूलाज यूज करने हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखो ज्ञात से अज्ञात, मान लो बच्चे को हमें सिखाना है तो हम पहले बच्चे को जो चीजें आती है वहां से शुरू करके जो बच्चे को नहीं आती वहां तक बच्चे का सफर तय करवाना है। दूसरी बात बोलिए मूर्त से अमूर्त तक, बच्चे को पहले चीजें दिखाकर सिखाते हैं, धीरे धीरे उनके पिक्चर उनके दिमाग में सेट हो जाती है, तो वो पिक्चर सेट होने के बाद फिर अब बच्चे को क्या सिखाते हैं, अमूर्त चीजें जिनको वह सोच भी सकता है, ठीक है। तो क्या शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। सानिया, हम पढ़ रहे हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसके सजेशन पे हम आ गए। अब क्या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है तो दूसरा सजेशन क्या दिया है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको नॉलेज मानने से बचा जाए। इंफॉर्मेशन अलग है, नॉलेज जो हमने ग्रहण की है वो होती है नॉलेज। इंफॉर्मेशन जस्ट हमें बताया गया कि भाई लाइट चली गई। तो
तो बेटा हमने शुरू कर रखा था कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, ठीक है। आरती आप थे क्लास में, तो आप प्लीज इनको मीनिंग बता दीजिए। आ रही है क्या? आरती समझ नहीं आया बेटा आपको भी? हेलो। मम्मा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। अच्छा मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट मैं जहाँ मैम हमने पहले इस वाली बुक का। अच्छा अच्छा ठीक है। अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। हाँ जी, मैंने स्टार्ट किया था पेज नंबर 98 जो है आपका कैरिकुलम फ्रेमवर्क का। आरती बता दिया इनको मीनिंग या फिर से बताऊं? मम मैंने नहीं बताया, ये भी पूछ रही थी बुक कौन सी स्टार्ट हुई है, तो वही बता रही थी मैं। ओके, बुक बेटा हमने ये पेपर सेकंड स्टार्ट किया है, ये वाली देखो। ओके मैम। ठीक है, इसमें है पेज नंबर 98 पे मैंने पहले 5th वाली यूनिट स्टार्ट कराई है, जिसमें हम पहुंचे हुए हैं कैरिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर। एनसीएफ 2005 का संस्कृत परिचय देते हुए उसके मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं प्रमुख सुझावों पर प्रकाश डालिए। एनसीएफ 2005 क्या होता है भाई? एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरे राष्ट्र में एक जैसा कैरिकुलम यानी कि एक जैसा सिलेबस फॉलो किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है, आपका आज तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है और इसे इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी हमारे एजुकेनिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और जितने भी टीचर हैं, उन सब ने मिलकर इसको तैयार किया है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एमएचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय की तरफ से जो प्रोफेसर यशपाल थे, उनकी अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया एनसीएफ 2005 को, ठीक है। अब इसके क्या क्या सिद्धांत दिए गए भाई? आपके एनसीएफ 2005 के सिद्धांत थे हमारे। सबसे पहला था कि जो ज्ञान है उसको हमारा किससे जोड़ा जाए? स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसे मैं भी आपको पढ़ाती हूँ तो कई बार आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ, मैं हर बार बोलती हूँ ना कि चीजों को जब अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे तो वो सब्जेक्ट आपको बड़ा इजी लगेगा। तो इसका मेन मार्गदर्शन क्या था यहाँ पे कि हमें ज्ञान को, जो हम स्कूल में जो नॉलेज ले रहे हैं उसको हमें अपने बाहरी जीवन से रियल लाइफ के साथ जोड़ के हमें उसको पढ़ना है। दूसरा, पढ़ाई में क्या है, हमें रट्टा नहीं लगाना है, अंडरस्टैंडिंग करके समझ के हमें क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद बताया इन्होंने कि जो हमारा कैरिकुलम है वह हमारा बुक बेस्ड ना हो, यानी कि कोई भी चीजें हम बिल्कुल बुक किस लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड ना हो, हमारे खुद के थॉट भी उसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद बता रखा है इसने क्लास में क्या है, क्लासरूम को एक्टिविटीज के साथ जोड़ना। पहले जैसे हम छोटे थे, हम पढ़ते थे, कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती थी जितनी अब होने लगी है, ठीक है। तो एक्टिविटीज के साथ जोड़ना और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी कि बच्चों के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मन में अपने देश के प्रति नेशनल वैल्यूज को बढ़ावा देना, उनकी आस्था क्रिएट करना, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, सानिया आ गया बेटे? यस मैम। नेहा? यस मैम। चलिए अब देखिए इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं कि एनसीएफ 2005 के लिए सजेशन भी मांगे गए थे कि किस किस ने क्या क्या दिया। तो सबसे पहले तो जो भी हम टीचिंग फॉर्मूलाज जो अपनाते हैं वो क्या है, नोन टू अननोन, ज्ञात टू अज्ञात। नोन टू अननोन यानी कि बच्चे को जब हम समझाएंगे तो पहले बच्चे को क्या है, हम जो चीजों के बारे में पता है उसके बारे में बताएंगे, धीरे धीरे उसका लेवल ले जाके जो चीजें बच्चे को नहीं पता वो हम सिखा देंगे, ठीक है। यानी कि बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेके जाना है। उसके बाद है मूर्त से अमूर्त की तरफ, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। कि बच्चे को क्या है, पहले हमें समझाना है, ठीक है बेटा। सजेशन मांगे गए तो क्या क्या सजेशन दिए? एक तो नॉन टू अननोन, दूसरा है आपका मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू
एब्स्ट्रैक्ट टू जो इमेजनरी की तरफ, ठीक है, कि बच्चे को पहले जो चीजें आती हैं वो तो सिखाना, और उसके बाद बच्चे के जब हम बार बार उसको दिखा के सिखाते हैं तो उसकी क्या आ जाती है, फिर उसकी पिक्चर दिमाग में सेट हो जाती है, तो अगली बार जब हम बच्चे से पूछेंगे तो माइंड में उसकी पिक्चर आ जाएगी और वो फटाफट बता देगा, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कि इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम नॉलेज नहीं मान सकते। ये सुझाव दिया कि जो जस्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसको इन्फॉर्मेशन की तरह ही लेके चलना चाहिए, ज्ञान नहीं बनाना चाहिए, उसको नॉलेज नहीं बनाना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी हमारा सिलेबस है, कैरिकुलम है, वह मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का परिणाम है। यानी कि जितनी मोटी किताब देख आप लोगों ने बना दी है ना, वो क्या है, सक्सेस नहीं होते, क्योंकि उसे बच्चे देख के पहले ही घबरा जाते हैं, ठीक है। तो ये असफलता का प्रतीक है। मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए, यानी कि जो भी वैल्यूज हमें बच्चे को सिखानी है, उसके लिए बच्चे को उपदेश देकर नहीं सिखानी, हमें उसको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके हमें बच्चे को वो वैल्यूज हमें सिखानी है, ठीक है। एक गुड विद्यार्थी की धारणा के लिए, एक अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि एक जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने जो धारणा बना रखी है, उस धारणा के अंदर भी हमें बच्चे के सोच में बदलाव लेके आना है, ठीक है। यानी कि बच्चे को ऐसा बनाना है ताकि वह क्लास में फेस टू फेस अपने टीचर के सामने खड़ा होकर जितने भी वह विचार प्रस्तुत करना चाहता है या जो भी प्रॉब्लम उसको आसानी से क्लियर कर सके। उसके बाद बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, यानी कि बच्चे के ऊपर हमें थोपना नहीं है कि बच्चे को इतना काम दे दिया, बेचारा तनाव में ही रहेगा, घर जाके वे खेल भी नहीं सकता। तो बच्चे को स्कूल का जो बाहरी जीवन है उसको टेंशन फ्री करना है, टेंशन नहीं देनी हमें। तभी तो इसको क्या बोला गया, बिना बोझ की शिक्षा। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवन कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, यानी कि क्लासरूम में शांति बनाए रखना चाहिए। उसके बाद है जितनी भी आपकी सह शैक्षणिक गतिविधि में बच्चे के अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए, यानी कि को कैरिकुलम जितनी भी एक्टिविटी करानी है हमें स्कूल के अंदर, तो उस स्कूल के अंदर क्या करना है, हमें उनके जितने पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको भी हम इनवाइट कर सकते हैं। और आजकल तो ये होता भी है, जैसे पीटीएम पे वाले दिन या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है तो हम बच्चों के पेरेंट्स को इन्वाइट करते हैं और उनके भी कुछ गेम वगैरह वहाँ पे लगवा देते हैं, ठीक है। आगे कम्युनिटी में ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, कम्युनिटी को ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय ना दे। यानी कि अगर हम मान लो बच्चों के प्ले भी गेम भी करवा रहे हैं तो बच्चे में क्या है, उससे कोऑर्डिनेशन की भावना को हमें डेवलप करना है, न कि उनके अंदर कंपटीशन की भावना को, ठीक है। कि भाई हमें गेम से उनको ये सिखाना कि भाई हम कोऑर्डिनेशन से हम अपनी टीम को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। हमें ये नहीं सिखाना कि अपनी ही टीम में तुम आपस में कॉम्पिटिशन करो। बच्चे के लिए क्या है, एक तो जो उनकी मदर टंग है वो इम्पोर्टेंस रखती है, तो टीचर को भी जो लर्निंग सिचुएशंस हैं उसमें उसका उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो बच्चों को मातृभाषा के अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ाना चाहिए, ये वाली बात भी इसमें शामिल की गई। बच्चे को क्या है, लाइब्रेरी में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे, ठीक है। बच्चा अपनी मर्जी से पुस्तकें उठाए, अपनी मर्जी से पढ़े। वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है जो अंत क्रिया का मौका दे, यानी कि पाठ्य पुस्तकें वो अच्छी हैं जो हमें इंटरेक्शन का मौका देती हैं। इमेजनरी एवं मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान करवाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चे को अगर मान लो बच्चे को एक तो क्या है 15 वाला बताया इसने, इमेजनरी और जितने भी उसके फंडामेंटल जितने भी राइट है उनके आधिकारिक अवसर प्रदान करवाई, यानी कि बच्चों को जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं या जो भी उसकी इमेजनरी जो भी इमेजिनेशंस हैं उनसे बच्चे को क्या है रूबरू कराए या फिर उनको अचीव करने के उनको अवसर प्रदान करें। बच्चे को क्या है, हमें पनिशमेंट नहीं देनी है, ठीक है। पनिशमेंट है या रिवॉर्ड है उसकी भावना को थोड़ा सीमित रखना है हमें। बच्चे के एक्सपीरियंस और स्वर की प्राथमिकता देते हुए चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का परिचय दे, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटी में मनोरंजन के साथ साथ सौंदर्य बोध का भी सुझाव दे। आगे है
टीचर ट्रेनिंग व स्टूडेंट के इवैल्यूएशन की सीसी के रूप में अपनाया जाए, कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में अपनाया जाए। टीचरों को एकेडमिक रिसोर्स व इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाए जाए। ठीक है, तो ये थे इसके सुझाव। 20 सुझाव दे रखे हैं, इतने ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, 5-6 सुझाव बहुत है, जिसमें एक आप लिख सकते हो कि टीचिंग ऐसे मेथड हमें यूज करने हैं जो बच्चे को नॉन टू अननोन तक लेके जाए, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रिक्ट यही था कुछ वर्ड। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाए। दूसरा, बच्चे को क्या है, मोटी मोटी किताबें हटवाकर उनके जो सिलेबस है उसको सही किया जाए। बच्चे को जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से क्या है जोड़ा जाए। ठीक है, बच्चे को उपदेश देने वाला वातावरण नहीं बनाना, बच्चा उसके अंदर खुद पार्टिसिपेट करे, ऐसा हमें क्लासरूम के अंदर माहौल बनाना है। ठीक है, बच्चे का स्कूल का बाहरी जीवन तनाव मुक्त नहीं, तनाव मुक्त करना है, हमें तनाव नहीं भरना है बच्चे के अंदर। कक्षा में शांति का नियम बनाए रखना है। ठीक है, बच्चे को क्या है, लाइब्रेरी में स्वयं पुस्तक चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया, सजा एवं पनिशमेंट कम से कम दी जाए बच्चे को। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए उनके मन में क्या है, अपने कल्चर के प्रति जो वैल्यूज हैं उनको डेवलप करना। ठीक है, तो 5-7 जो भी आपको अच्छे से याद रह जाए वो वाली इसमें यहाँ पे कर लेना। अब मुझे बताओ, एनसीएफ समझ में आ गया? यस मैम, ये आ गया। यस मैम। ठीक है बेटे, अब देखो, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2009 के बारे में आप क्या जानते हैं? वो 2005 था, ये 2009 है। भाषा शिक्षा का वर्णन कीजिए। देखो भाई, 2005 में तो कैरिकुलम बनाया था, फिर उसमें कुछ न्यू एडिशन किया, बिल्कुल नया नहीं बनाया, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड की गई थी। ठीक है, 2009 में, जैसे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाली बात यहाँ पर जोड़ी गई थी। ठीक है, ऐसी चीजें। अब देखो, एनसीएफ 2009 टीचर एजुकेशन के लिए एनसीएफ 2009 राष्ट्रीय टीचर शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया गया भारत सरकार का एक ड्राफ्ट है, जो टीचर एजुकेशन में वंचित परिवर्तन लाने के लिए तैयार किया गया। टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य अध्यापकों को नए कौशल, नए एटीट्यूड, नई वैल्यूज, स्ट्रैटेजीज, मेथड आदि का ज्ञान प्रदान कराता है, ताकि अध्यापक शिक्षा में सुधार ला सके, ताकि अध्यापक शिक्षा सुधार आ सके। टीचर एजुकेशन के लिए फॉर्मल रूप से प्रत्येक लेवल के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति उनके माध्यम से कर पाना संभव हो सके। कैरिकुलम के क्षेत्र में कैरिकुलम के क्षेत्र में नवीन समावेश की आवश्यकता को किसी भी स्तर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नए प्रयोग और नवाचारिक प्रयत्नों के कारण निरंतर ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन विद्यालय शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम में होने वाले चेंजेस के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि भावी अध्यापक नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार टीचिंग कार्य करने में सक्षम हो सके। देखो भाई, एनसीएफ 2009 क्या बता रहा है कि ये भी जो हमारा नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल जो थी, एनसीईटी जो थी आपकी, उसके द्वारा तैयार किया गया एक ड्राफ्ट है, जो क्या था, हमारी जो टीचर एजुकेशन है उसके अंदर कुछ वांछित, कुछ डिजायरेबल चेंजेस लाना चाहते थे, जिनका उद्देश्य क्या था कि टीचर्स की स्किल्स को बढ़ाया जाए, टीचर के एप्टीट्यूड को बढ़ाया जाए, टीचर्स के अंदर वैल्यूज को क्रिएट किया जाए, स्ट्रैटेजीज जो भी मेथड्स हैं आदि की नॉलेज टीचर को कराई जाए। तब एनसीएफ 2009 लेके आए थे। ठीक है, ताकि जो हमारी जो शिक्षा का जो लेवल है, देखो अगर टीचर अच्छे होंगे तो शिक्षा अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ताकि आपकी एजुकेशन में क्या है, सुधार किए जा सके। तो टीचर एजुकेशन को क्या है, एक फॉर्मल स्वरूप में प्रत्येक लेवल पर, ठीक है, यानी कि एक फॉर्मल, यानी कि टीचर एजुकेशन के लिए फॉर्मल स्ट्रक्चर में प्रत्येक लेवल के लिए क्या है, एक कैरिकुलम का होना आवश्यक है। चाहे आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा लो, चाहे आप मिडिल लेवल पे पढ़ा लो, चाहे आप सेकेंडरी में पढ़ा लो, चाहे आप हायर लेवल पे पढ़ा लो, हर एक के लिए एक कैरिकुलम होना जरूरी है। ठीक है, एक सिलेबस होना जरूरी है, क्योंकि आपको 1 साल के अंदर वो सिलेबस करवाना है, बच्चे को पढ़ाना है, फिर अगली क्लास में प्रमोट कर देना है। ठीक है, ताकि जो क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे एजुकेशन के, उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, किसी भी स्तर को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नए प्रयोग और
नवाचारिक परिवर्तनों के कारण नियंत्रण हमारा जो नॉलेज है उसमें वृद्धि होती जा रही है। अगर हम 2009 लेके आ रहे हैं तो हम नई नॉलेज या जो भी नए चेंजेज हैं उनके आधार पर, ताकि जो टीचर है वो नवीन जो नया जो कैरिकुलम है उसके अनुसार टीचिंग कार्य करने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो ये था एनसीएफ 2009। यहाँ तक समझ में आया है? यस मैम। बाकी बच्चों को बेटा साथ साथ बोल दिया करो। मैम ज़्यादा समझ में नहीं आ पाया। और ये बाकी दो, नेहा और सानिया, भाई साथ साथ बताया करो। जब तुम खुद पढ़ाओगे ना, खाली एक फोन को सामने रख के वन वे कम्युनिकेशन में, तब बताना मुझे कैसा फील होता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से पूछती हूँ, नहीं तो अब तक मैं ऐसे फटाफट पढ़ाऊँ और चलती बनूं। मैम मैं नहीं थी, थोड़ा चली गई थी नीचे, अभी आ रही हूँ। इसीलिए मैं बार बार पूछती हूँ ताकि मुझे भी लगे कि क्लास में बच्चे हैं। देखो भाई, एनसीएफ 2009 में क्या है, ये एनसीटी द्वारा बनाया गया एक ड्राफ्ट था जिसमें क्या है, टीचर एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दिया गया कि हमें टीचर्स के अंदर क्या है, स्किल को डेवलप करना है, एप्टीट्यूड को डेवलप करना है, वैल्यूज को डेवलप करना है, उनको अलग अलग स्ट्रेटजीज बतानी है, अलग अलग नए नए मेथड्स टीचर्स को सिखाने हैं, ताकि वह अपने स्कूल में जो अलग अलग लेवल पर टीचिंग कर रहे हैं उनकी अपनी शिक्षा में सुधार होगा, तभी वह बच्चों की शिक्षा में सुधार करवा पाएंगे। जब उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, नए इनोवेशन के बारे में पता होगा, तो वह चेंजेज ला पाएंगे हमारी शिक्षा के अंदर। बस ये बात है आपकी। अब देखो भाई, आपकी जो टीचर एजुकेशन का था उसका एनसीएफ में क्या उद्देश्य है, टीचर को एजुकेशन देने का क्या उद्देश्य है भाई? हमारा तो उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना है, तो टीचर को एजुकेटेड करने का क्या है, यानी कि वर्तमान शिक्षा कार्यक्रमों को पुनर्निर्मित करना। क्या लक्ष्य है भाई? यानी कि जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना, दोबारा टीचर एजुकेशन का सिलेबस एरिया निर्धारित करना, टीचर एजुकेशन का संदर्भ सरोकार दृश्य, प्रभावशाली अध्यापक तैयार करना, इन सर्विस कंटिन्यूअस व्यावसायिक विकास, अध्यापक का मूल्यांकन। ठीक है, ये सारी चीजें इसका उद्देश्य है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य क्या क्या है? एक तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं उनको टाइम टू टाइम करवाते रहना ताकि टीचर्स की स्किल्स बनी रहे। दूसरा, जो एक सिलेबस है उसका एरिया हमें निर्धारित करना है ताकि टीचर उस सिलेबस को विद इन जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर पूरा करवा सके। आगे टीचर एजुकेशन के रेफरेंस में या जो क्या टीचर एजुकेशन का रेफरेंस सरोकार तथा जितने भी दृश्य हैं उन सबको शामिल करना है, यानी कि टीचर के रेफरेंस को भी इसके अंदर शामिल करना है। प्रभावशाली अध्यापक तैयार करना, यानी कि हमें इफेक्टिव टीचर्स बनाना है, तभी तो आपकी डीएलएड और बीएड चली हुई है। ठीक है, इन सर्विस या फिर क्या है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के पैटर्न को अपनाना और इवैल्यूएशन के पैटर्न को अपनाना। ठीक है, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण का महत्व। एक अध्यापक टीचर एजुकेशन के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है आपकी एनसीएफ 2009 की? सबसे पहले तो क्या है, एक प्रतिबद्ध अध्यापकीय तैयारी, एक सिस्टमेटिक वे में टीचर की तैयारी करवाना, आजीविकागत कौशलों की प्राप्ति के लिए, यानी कि उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कुछ द्वारा क्या है, स्किल्ड टीचर्स तैयार करना, टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्य संतुष्टि के बढ़ावे के लिए, सफल अध्यापकीय तैयारी के लिए, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस सफल अध्यापक तैयारी के लिए। ये 5 चीजें बताइए भाई। सबसे पहले तो है प्रतिबद्ध अध्यापकीय तैयारी। आज की सोसाइटी में टीचिंग को सामान्य और विशिष्ट ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति को सुनिश्चित करने वाले अध्यापकों के साथ ही सिस्टमैटिक और दक्ष व्यक्तियों की जरूरत है, जो कि न केवल लर्निंग बल्कि साथ में समाज एवं राष्ट्र के प्रति भी अपने दायित्व को अनुभव करने में सक्षम हो। तो इस हेतु परिषद निर्मित पाठ्यक्रम प्रारूप अधिक स्वीकार्य है। ठीक है,
देखो बच्चे, सॉरी, एनसीएफ के निर्माण में क्या महत्व है टीचर एजुकेशन का? सबसे पहले तो क्या, एक सिस्टमेटिक अध्यापकीय तैयारी कराने के लिए कोई भी आप संस्था लगा लो, कोई भी इंस्टीट्यूट लगा लो, वो कैसा टीचर चाहेगा? एक स्किल्ड टीचर चाहेगा, ठीक है। यानी कि या तो उसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने वाले टीचर के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, ठीक है, या दक्ष व्यक्तियों की जरूरत होती है। यानी कि टीचिंग के लिए हमें क्या है, स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, जो न केवल लर्निंग का काम कराएं बल्कि अपनी सोसाइटी और अपने नेशन के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सपीरियंस करने में सक्षम हो, ठीक है। यानी कि उनके सामने लर्निंग के अलावा और कोई काम भी आ जाए तो उसको भी वो भली भांति कर सके। इस हेतु जो काउंसिल्स है उसने पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकार्य किया, ठीक है, कि भाई आप एक सिलेबस निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि पहले पता नहीं था, सिलेबस नहीं था, टीचर्स की जो मर्जी होती सरकारी स्कूलों में पढ़ा के चले जाते। अब उन्होंने क्या कर दिया कि भाई एक सिलेबस फिक्स करो ताकि टीचर उसको टाइम से फिनिश करवा सके और बच्चों को समझा सके। दूसरा, जो भी आपके लाइफ लॉन्ग जितनी भी स्किल्स है उसकी प्राप्ति के लिए ये जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम का जो ये स्वरूप है उसका उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यदि टीचिंग में एक आजीविका के स्तर तक पहुंचना उद्देश्य हो तो निश्चित ही कौशलात्मक दक्षताओं में संप्राप्ति को सुनिश्चित करने वाले पाठ्यक्रमों की। अब देखो भाई, अगर आपको क्या है, अपनी आजीविका भी कमानी है, साथ में स्किल्डफुल भी बनना है, स्किलफुल भी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर स्किल को भी डेवलप करना है, ताकि हमें एक टीचर्स के लिए एक ऐसा कैरिकुलम सेट करना जिससे उसके अंदर स्किल डेवलप हो सके। ये बात हमें यहाँ बताई है। आगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कुशल अध्यापकीय तैयारी के लिए, यानी कि हमें टेक्नोलॉजी भी उनको सिखानी है, चाहे ट्रेनिंग के दौरान सिखाएं, कैसे भी सिखाएं, ताकि वह उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सके और बच्चों की क्या है, डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सके, ठीक है। अध्यापक को अपने कार्यभार को सफलतापूर्वक करने में सक्षम होना, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिक्षा सहायक शिक्षण कार्यक्रम, सेल्फ सेंटर्ड टीचिंग आदि के लिए शैक्षणिक तकनीकी कुशलता की प्राप्ति अनिवार्य होगी और इस हेतु नवीन पाठ्यचर्या प्रारूप की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद है अध्यापकीय टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्य संतुष्टि को बढ़ाने के लिए परिषद ने यह भी प्रस्तावित किया कि जो भी हमारा सिलेबस है उसको अधिक उपयोगी और अधिक प्रैक्टिकल बनाने की जिम्मेवारी एक टीचर की होती है, ठीक है। तो अगर टीचर संतुष्ट है अपने काम से तो बच्चों के मानसिक और भावनात्मक डेवलपमेंट हो पाएगी। अगर वह खुद ही संतुष्ट नहीं है तो वो औरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। आगे है निष्पादन सफल अध्यापकों की तैयारी के लिए, यानी कि यहाँ पर वर्क परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन अपेक्षित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, ठीक है, और की जाती है। साथ ही समाप्त करने के लिए उपयुक्त टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने की आवश्यकता होगी। तो ये दे रखे हैं कुछ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण के महत्व। तो अध्यापक शिक्षा के लिए नेशनल कैरिकुलम निर्माण का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या क्या थी आपकी, यानी कि टीचर की प्रिपरेशन के लिए, उनको स्किल्स की प्राप्ति के लिए, नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनकी क्या है, वर्क सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, और क्या है, उनकी परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इनके लिए क्या है, आपकी टीचर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ी आपकी NCF 2009 के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार जितनी भी सोशल वैल्यूज हैं, जितनी भी मोरल वैल्यूज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हमें टीचर एजुकेशन कैरिकुलम की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जो भी टीचर्स कम्युनिटी है इस क्षमता से युक्त हो सके, ठीक है, यानी कि उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो सके। यही कारण है कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी कार्य योजनाओं में टीचर शिक्षा को समुचित स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है। तभी NEP में वर्क जितनी भी प्लानिंग है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड उन सबको शामिल किया गया है, और नया जो सिलेबस बनाया गया है उसके अनुसार भी टीचर एजुकेशन संस्थानों की आवश्यकता होगी, और टीचर की में डेवलपमेंट करने के लिए हायर स्टडी सेंटर्स,
आपके व्यापक अध्यापक टीचर जितने भी महाविद्यालय या संस्थान हैं उनको खोला गया है, ठीक है। और हर एक प्रदेश में भी क्या है, संस्थानों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार इंटीग्रेटेड टीचर शिक्षा केंद्रों की स्थापना में जितनी भी अप्रोचेज हैं उनको उभरता देने के लिए आवश्यक माना गया है। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमने कैरिकुलम बनाया गया है, न्यू उसमें नई नई चीजें हमने जोड़ी हैं, और इसके लिए क्या है, जितनी भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी आवश्यकता होगी। फिर से भागी लाइट, ठीक है भाई।